अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में और सेफ़ होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइज़मिक एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान। बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि प्रेस्क्राइब करता है साइज़मिक एनालिसिस और डिज़ाइन प्रोसीजर्स को जो कंट्री में फॉलो किए जाने चाहिए। आज हम इसको देखेंगे और इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और उसके बाद जो साइज़मिक एनालिसिस प्रोसीजर्स इस डॉक्यूमेंट में हैं उन पर भी कुछ डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर जो कि किसी भी बिल्डिंग कोड में सबसे बेसिक मेथड होता है साइज़मिक एनालिसिस एंड डिज़ाइन का, वो देखेंगे BCP 2007 में। फिर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस के बारे में क्या गाइडलाइंस हैं और फिर आखिर में लीनियर या नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस के बारे में बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में क्या गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन देखेंगे बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन उससे भी पहले एक क्विक बैकग्राउंड ये देखिए कि जब भी हम किसी बिल्डिंग कोड के अंदर जो एनालिसिस प्रोसीजर्स प्रेस्क्राइब होते हैं उनका जिक्र करते हैं तो हम बेसिकली स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स की बात कर रहे होते हैं। जो स्ट्रक्चर्स की रियल मैकेनिक्स है, जो उनकी रियल डायनामिक्स है, उनको जो थ्योरी गवर्न करती है वो मैथमेटिकल थ्योरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में होती है। किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने का अगेंस्ट एनी गिवन एक्साइटेशन जो रिगरस एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकता है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की शक्ल में जो थ्योरी होगी वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ सिंप्लीफाइड केसेस के लिए कुछ क्लोज्ड फॉर्म अप्रॉक्सीमेशंस जो हैं वो की जा सकती हैं। इस रिगरस एनालिटिकल प्रोसीजर को कुछ एजम्पशंस के ज़रिए सेमी एनालिटिकल प्रोसीजर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये सेमी एनालिटिकल प्रोसीजर जो हैं ये सिर्फ कुछ ख़ास यूँ समझ लें कि केसेस पर एप्लीकेबल होंगे, ये हर केस पे एप्लीकेबल नहीं होते। हमारे पास पिछले कुछ अरसे में, पिछली कुछ जो दिहाइयाँ थी, इनफैक्ट पिछली सदी के मिड से हमारे पास एक बड़ा रिगरस न्यूमेरिकल टूल अवेलेबल है जिसको फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कहते हैं, और ये कन्वर्ट करता है रिगरस एनालिटिकल सॉल्यूशन को रिगरस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मेथड में। इसके ज़रिए हम फुल 3 डायमेंशनल नॉन लीनियर इनइलास्टिक स्ट्रक्चर्स और उनका स्टैटिक और डायनामिक एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि फुल 3 डायमेंशनल एनालिसिस की बजाय कुछ 2 डायमेंशनल लीनियर स्टैटिक केस जो मैट्रिक्स एनालिसिस की थ्योरी से गवर्न हो सके वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वो फिर सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल मेथड बन जाएगा। लेकिन सबसे आखिर में हमारे पास स्पेसिफाइड प्रोसीजर होते हैं जो कुक बुक टाइप की तरह बिल्डिंग कोड्स में डायरेक्टली स्पेसिफाई होते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अवेलेबल होता है, एम्पिरिकल एक्सप्रेशंस वगैरह उसमें अवेलेबल होती हैं, चार्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, टेबल्स, रूल्स और कुछ लिमिट्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं। इंजीनियर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्टेप बाय स्टेप इन सब क्लॉजेस को फॉलो करेगा और आपके पास इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये स्पेसिफाइड प्रोसीजर बेसिकली डोमेन है बिल्डिंग कोड्स का। अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको टुवर्ड्स द लेफ्ट लेके जा सकती है, फॉर एग्जांपल अगर आप फुल 3 डायमेंशनल नॉन लीनियर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग का, तो फिर जो सिंप्लीफाइड एनालिसिस प्रोसीजर बिल्डिंग कोड में अवेलेबल हैं वो ज़ाहिर है कि बेहतर होगा कि आप ये FEM यूज़ करें बनिस्बत उन सिंप्लीफाइड मेथड्स के। इसकी एक फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ कि जैसे हमारे पास कुछ इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड या डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड के नाम से फ्लोर सिस्टम्स के सिंप्लीफाइड एनालिसिस के कोड बेस्ड प्रेस्क्राइब जो हैं मेथड्स हैं। लेकिन अगर आपके पास FEM रिगरस एनालिसिस अवेलेबल है, उसके रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, तो फिर आपको सिंप्लीफाइड मोमेंट डिमांड्स जो उन मेथड से आ रही हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी। आप एक्सप्लिसिटली उसका फुल डिटेल 3 डायमेंशनल नॉन लीनियर एनालिसिस कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर का। हम बेसिकली बात कर रहे हैं अभी इस डोमेन की जिसके अंदर हम स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स को या मेथड्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। क्विकली ये क्लासिफिकेशन भी देख लें। साइज़मिक एनालिसिस प्रोसीजर जो हैं वो कई टाइप्स के हैं और इसकी ज़्यादा डिटेल तो ज़ाहिर है कि इस वीडियो सीरीज़ का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक क्विक समरी अभी देख लें कि हमारे पास 2 किस्म के स्ट्रक्चरल मॉडल जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं, हम बना सकते हैं।
एक को कहते हैं लीनियर मॉडल और दूसरा नॉन लीनियर कंप्यूटर मॉडल। लीनियर मॉडल ऑब्वियसली F इज इक्वल टू KU, यानी जो हुक्स लॉ की जनरलाइज्ड फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म है, उसको फॉलो करेगा हमेशा के लिए। लेकिन नॉन लीनियर मॉडल उसको फॉलो नहीं करेगा, बल्कि इसमें ये टेंडेंसी होगी, इसमें ये सलाहियत होगी कि अगर स्ट्रक्चर क्रैक होता है, यील्ड होता है या अप्लाइड फोर्सेस की वजह से डैमेज होता है, तो मॉडल जो है वो आपको बता सकेगा, उसमें ये टेंडेंसी होगी कि वो आपको शो करे कि ये डैमेज हो चुका है। लेकिन लीनियर मॉडल कभी भी आपको स्ट्रक्चर का डैमेज नहीं बताएगा। आप अनरियलिस्टिकली हाई फोर्स लगा दें, सो अनरियलिस्टिकली हाई डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी रिजल्ट के तौर पे, रिगार्डलेस के स्ट्रक्चर वो डिस्प्लेसमेंट सेफ रहते हुए प्रोड्यूस कर भी सकता है या नहीं। अगर आप साइज्मिक लोडिंग को देखें तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप उसको आइडियलाइज कर लें एज स्टैटिक लोडिंग या एज डायनामिक लोडिंग। जाहिर है कि जिस तरह कंप्यूटर मॉडल में ये नॉन लीनियर मॉडल जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, इसी तरह साइज्मिक लोडिंग की आइडियलाइजेशन में भी ये डायनामिक एजम्पशन जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट होगी, स्टैटिक ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है कि साइज्मिक लोडिंग अपनी नेचर में एक डायनामिक लोडिंग है। सो अगर आप इन दो टाइप्स को देखें और इन दो आइडियलाइजेशन ऑफ डायनामिक लोडिंग को देखें, साइज्मिक लोडिंग को देखें, तो आपके पास ये चार टाइप ऑफ एनालिसिस प्रोसीजर बन जाते हैं: लीनियर स्टैटिक, नॉन लीनियर स्टैटिक, लीनियर डायनामिक और नॉन लीनियर डायनामिक। सो लीनियर स्टैटिक प्रोसीजर में जो सबसे बेसिक मेथड है वो ये इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर है, और ये हर बिल्डिंग कोड में है और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में भी है। उसके बाद अगर आप इस नंबर 3 को देखें तो ये लीनियर डायनामिक है। इसमें आपके पास जो कंप्यूटर मॉडल इस्तेमाल होगा वो लीनियर मॉडल होगा, लेकिन जो साइज्मिक लोडिंग अप्लाई की जाएगी वो डायनामिक नेचर की होगी। तो बेसिकली आप इस नंबर 3 में एक रियल अर्थक्वेक जो है वो अपने स्ट्रक्चरल मॉडल के ऊपर अप्लाई करेंगे, और स्ट्रक्चरल मॉडल जो कि लीनियर होगा इस केस में वो आपको सिमुलेट करके दिखाएगा कि क्या फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट्स, बेंडिंग मोमेंट, शीयर वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर ड्यू टू दैट स्पेसिफिक अर्थक्वेक जो आपने अप्लाई किया है। इन दोनों के दरमियान में एक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस प्रोसीजर है। सो आप लोग मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी इससे फेमिलियर होंगे कि बेसिकली है तो ये एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक एनालिसिस मेथड, लेकिन वो जो स्टैटिक फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं स्ट्रक्चर पे वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल डायनामिक्स से आती हैं, या जो स्ट्रक्चर का डायनामिक बिहेवियर है, उसकी टाइम पीरियड्स हैं, मोड शेप्स वगैरह हैं, उनसे वो कैलकुलेट होता है। सो लिहाजा ये समवेयर इन बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक मेथड्स। सो ये नंबर 2 जो है ये समटाइम्स इसको सूडो डायनामिक मेथड भी कहते हैं, सिंपली डायनामिक एनालिसिस भी कह देते हैं जब इसको कभी इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर से कंपेयर कर रहे हों। लेकिन जो ट्रू डायनामिक मेथड है वो यही है, नंबर 3, लीनियर रिस्पॉन्स हिस्ट्री एनालिसिस, जिसको लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस भी कहते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड भी कह देते हैं, और लीनियर डायनामिक प्रोसीजर भी कह देते हैं। ये जो दूसरा हिस्सा है हमारे पास एनालिसिस प्रोसीजर्स का, इसमें हमारे पास है नंबर 4, जिसमें कंप्यूटर मॉडल ज़ाहिर है नॉन लीनियर है, लेकिन जो साइज्मिक लोडिंग है वो स्टैटिक एज्यूम की गई है। सो ये है नॉन लीनियर स्टैटिक प्रोसीजर, जिसका एक और नाम है पुश ओवर एनालिसिस प्रोसीजर्स। और ये एक मेथड नहीं है, ये कई मेथड्स हैं, बेसिकली BCO मेथड्स हैं अगर आप गिने लिटरेचर में जो अवेलेबल हैं। सो इन सब का एक अम्ब्रेला टर्म है नॉन लीनियर स्टैटिक प्रोसीजर्स, और हर गाइडलाइन या जो आप समझ लें कि बिल्डिंग कोड है या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो ये मेथड प्रपोज करते हैं, उसमें इनकी फॉर्मुलेशंस डिफरेंट हैं। सो ये कोई एक मेथड नहीं है, ये यू कैन कॉल इट लाइक अ फैमिली ऑफ डिफरेंट मेथड्स। नंबर 5 पे हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट मेथड है जो हो सकता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर मॉडल भी नॉन लीनियर इस्तेमाल होगा और डायनामिक एनालिसिस होगा इसमें स्ट्रक्चर का। सो ये सबसे एक्यूरेट मेथड होगा जिसमें मॉडल के अंदर ये टेंडेंसी भी होगी कि वो हमें डैमेज दिखाए, और रियल अर्थक्वेक भी अप्लाई किया जाएगा। सो हमारे पास सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में आएंगे, टाइम फंक्शन की फॉर्म में आएंगे। सो हम रियल सिमुलेशन देख सकते हैं स्ट्रक्चर के डैमेज की अगर हम ये नंबर 5 कर लें। लेकिन जाहिर है कि नंबर 4 और नंबर 5 के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको लोडिंग की अंडरस्टैंडिंग तो हो ही, लेकिन साथ नॉन लीनियर कंप्यूटर मॉडल भी बनाना आता हो। सो ये जो नॉन लीनियर मॉडलिंग है स्ट्रक्चर्स की, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और
मे बी मैं इसके ऊपर कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा फ्यूचर में, या अपनी जो क्लास की डिस्कशंस हैं वो शेयर करूंगा, ताकि आप लोग नॉन लीनियर कंप्यूटर मॉडलिंग से भी वाकिफ़ हो सकें। और पाकिस्तान में अभी ये कोई ख़ास ट्रेंड नहीं है कन्वेंशनल डिज़ाइन ऑफिसेज़ में स्ट्रक्चर्स की नॉन लीनियर मॉडलिंग करने का। असल में अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड साइज़मिक डिज़ाइन करेंगे तो फिर आपको लाजमन ये नॉन लीनियर मॉडलिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज परफॉर्मेंस बेस्ड साइज़मिक डिज़ाइन के कोर के ऊपर ये नंबर 5 का मेथड है, विच इज़ नॉन लीनियर रिस्पॉन्स हिस्ट्री एनालिसिस। सो बिल्डिंग कोड्स आपको ये 3 टाइप ऑफ मेथड्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं। सो इस इंट्रोडक्शन के साथ हम बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान पर अब जाएंगे और पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर इसके अंदर जो डिफरेंट मेथड्स प्रेस्क्राइब हैं वो देखेंगे। सो सबसे पहले बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन। ये जो साइज़मिक प्रोविजंस के साथ एक अपडेटेड वर्जन बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान का आया था, जिसको अब मैं रेफ़र करूँगा BCP 2007 के नाम से। सो ये 2007 में आया था और इसका एक क्विक बैकग्राउंड ये है कि 2005 अर्थक्वेक के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, इसने नेस्पाक को ये टास्क दिया कि वो पूरे कंट्री का प्रोबेबिलिस्टिक साइज़मिक हैज़र्ड असेसमेंट करे और उसके बाद जो हैज़र्ड के रिजल्ट्स आते हैं उनकी बेस के ऊपर साइज़मिक प्रोविजंस डेवलप करे, ताकि वो कंट्री के अंदर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ हो सके। सो जो इसका प्रीडिसेसर था वो पाकिस्तान बिल्डिंग कोड 1986 के नाम से था, पाकिस्तान बिल्डिंग कोड 1986। सो उसके बाद ये 2007 में अपडेटेड वर्जन साइज़मिक प्रोविजंस के साथ आया था और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी हैज़र्ड असेसमेंट के हवाले से वो नेस्पाक की टीम की थी। इस साइज़मिक प्रोविजंस की डेवलपमेंट में जो मॉडल बिल्डिंग कोड्स इस्तेमाल किए गए थे वो एक तो सबसे पहले यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड था UBC 97, और हम चूँकि ऑलरेडी UBC 97 पर एक प्रीवियस सेशन कर चुके हैं वीडियोस का, सो वो आप देखेंगे कि बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में मोस्टली UBC 97 की ही रिवीजन होगी, क्योंकि UBC 97 को मॉडल कोड के तौर पे यूज़ किया गया। जो कॉन्क्रीट डिज़ाइन का हिस्सा है वो कंपैटिबल है ACI 318-05 के साथ। 318 जैसे कि आपको पता है कि ACI की कमेटी है जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के प्राइमरी रिपोर्ट जो उनकी है उसको डील करती है। इसके अलावा कंक्रीट के स्टील के लिए ये जो AISC का ये डॉक्यूमेंट है ये मॉडल कोड के तौर पे यूज़ किया गया। कुछ लोडिंग्स वगैरह के लिए, मिसाल के तौर पे जैसे विंड लोडिंग है या बाकी कुछ लोडिंग्स के लिए ASC 7-05 को भी यूज़ किया गया है। साइज़मिक लोडिंग के लिए ASC 7-05 को यूज़ नहीं किया गया, उसके लिए UBC 97 को यूज़ किया गया। सो उस वक्त ये कहा गया कि रिवीजन्स टू दीज प्रोविजंस विल बी डन एवरी 3 ईयर्स। अब ये बिल्डिंग कोड के ही प्रेफेस में अवेलेबल है। सो दिस विल एंश्योर अ डिबेट टू मेक द प्रोविजंस ऑफ द कोड कॉन्टीन्यूसली रेलेवेंट। लेकिन 2007 के बाद अभी तक यानी पिछले 13 सालों में कोई अपडेटेड वर्जन इसका नहीं आया। कमेटी was supposed to meet after every few years to come up with the latest version, लेकिन वो नहीं हो सका। इसकी मेंटेनेंस के हवाले से ये बिल्डिंग कोड ही में से मैंने ये लिए हुए डॉक्यूमेंट, वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो इंटरेक्ट करेगी representatives from industry, engineering professionals and other stakeholders in an open code development process before any changes is suggested. So अगर आपके पास कोई साइट स्पेसिफिक हैज़र्ड एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं या अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक मिसाल के तौर पे जैसे विंड लोडिंग के केस में विंड टनल के रिजल्ट्स हैं, उसको उस सूरत में आप ये कोड की जो प्रोविजंस हैं उनको सुपरसीड कर सकते हैं। और ये अलाउंस जो है ये किसी भी बिल्डिंग कोड में अवेलेबल होता है कि अगर आपके पास कोई एडवांस्ड साइज़मिक एनालिसिस प्रोसीजर्स फॉर एग्जांपल अवेलेबल है या कोई और स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, सो उनकी बेस पे आप अगर डिज़ाइन को जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप अलाउड होते हैं ये करने में। सो फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिस्टिक साइज़मिक हैज़र्ड असेसमेंट का या प्रोबेबिलिस्टिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, परफॉर्मेंस बेस्ड साइज़मिक असेसमेंट, इन सब चीज़ों के कोई स्टैंडर्ड कोड्स अवेलेबल नहीं हैं।
लेकिन जो कन्वेंशनल बिल्डिंग कोड्स हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप इन मेथड्स को यूज़ कर लें, बिकॉज ये कन्वेंशनल कोड्स की डोमेन से बाहर हैं। और कोड राइटर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास ये स्पेसिफिक स्टडीज़ अवेलेबल हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो एक तरह का आप कोड ही को फॉलो कर रहे होंगे अगर आप इनके ज़रिए अपने प्रोजेक्ट के डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग को जस्टिफाई करते हैं। सो ऑब्वियसली जो कोड राइटर्स हैं, जो कमेटीज़ हैं इसकी डेवलपमेंट में, वो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इसकी कोड की कंप्लायंस को इंश्योर करें। सो लिहाजा 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये लाजमी करार दिया कि आपने इस स्पेशल साइज्मिक प्रोविजंस के डॉक्यूमेंट को, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान को, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पर्पस के लिए और बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन के लिए आपने यूज़ करना है। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इन वायलेशन ऑफ द बिल्डिंग कोड शैल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग वर्क एज स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज दिस ऑफ द PEC। सो इस नोटिफिकेशन के ज़रिए इस कोड की कंप्लायंस को इंश्योर किया गया 2008 में, लेकिन उसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन नहीं आया। 2007 का जो वर्जन है, जो वाहिद वर्जन है हमारे पास, उसमें जिन लोगों ने इसकी डेवलपमेंट में हिस्सा लिया इसमें मिनिस्ट्री के लोग थे और मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें PEC का जो कोर ग्रुप था वो था। इस PEC ग्रुप में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं और मोस्ट ऑफ देम आई थिंक आप भी जानते होंगे इनको, मेरे भी ये टीचर रहे हैं, इन सब को मिला के PEC का कोर ग्रुप बनाया गया जिसने इस डॉक्यूमेंट की डेवलपमेंट में हिस्सा लिया। इसके अलावा नेस्पाक की टीम थी जिनमें से अब कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो डिफरेंट की पोजीशंस पर हैं। फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले इंजीनियर शौकत कदीर जो अब नेस्पाक के स्ट्रक्चरल डिवीज़न के हेड हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं डिस्कस कर रहा था उनसे कि अब वक्त आ गया कि आई थिंक वो हम बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में जो साइज्मिक प्रोविजंस हैं, जो हैज़र्ड असेसमेंट के रिजल्ट्स हैं, वो इम्प्रूव करें। जो इंटरनेशनल कोड काउंसिल की टीम थी उनमें से इन लोगों ने आई थिंक रिव्यूअर का काम किया होगा, जिनमें से जो SK घोष हैं वो बहुत बड़ा नाम है ICC में बिल्डिंग कोड डेवलपमेंट के हवाले से। सो डिफरेंट चैप्टर्स के लिए डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। सो फॉर एग्जांपल सॉइल्स एंड फाउंडेशन के लिए UBC 97 और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के लिए भी UBC 97, फिर फॉर एग्जांपल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए ACI 318-05 यूज़ किया गया। साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट के लिए जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि नेस्पाक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो PSHA करे, प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट पूरे कंट्री का, और उसकी बेस पे जो साइज्मिक एनालिसिस प्रोसीजर है वो प्रपोज करे बिल्डिंग कोड में। सो जो डिज़ाइन लेवल अर्थक्वेक की डेफिनेशन है इस UBC 97 में, वही बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में भी रखी गई है और वो डेफिनेशन है 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स। सो यही DBE डिज़ाइन बेसिस अर्थक्वेक की डेफिनेशन बाकी बिल्डिंग कोड्स में भी यूज़ की जा रही है। सो नेस्पाक ने ये PSHA परफॉर्म किया और उन्होंने पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन को अपने हैज़र्ड पैरामीटर के तौर पे यूज़ किया और उससे हैज़र्ड मैप्स वगैरह जनरेट किए। सो उन हैज़र्ड मैप्स को उनकी बेसिस पे बेसिकली पाकिस्तान को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया, जस्ट फॉलोइंग द फॉर्मेट ऑफ UBC 97 या जो अमेरिकन फैमिली ऑफ बिल्डिंग कोड्स है और 1970s से ये चलता आ रहा है, जोन वाला मेथड है, उसी को फॉलो करते हुए बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में भी पूरे कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया, 1, 2A, 2B और फिर 3 and 4। सो ये 5 जोन्स बनाए गए बेस्ड ऑन दी PGA वैल्यूज़ जो PSHA के रिजल्ट्स से हमारे पास आई थी। सो अगर आपके पास साइट स्पेसिफिक हैज़र्ड एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं, यानी आपने अपना PSHA खुद परफॉर्म किया है या डिटर्मिनिस्टिक साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट किया है यानी DSHA, सो इन सूरतों में आप की जो साइज्मिक जोनेशन मैप इस बिल्डिंग कोड में गिवन है वो सुपरसीड हो जाएगा और आप अलाउ होंगे अपना साइट स्पेसिफिक हैज़र्ड एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करने में। यही मामला जो है वो ग्राउंड मोशंस की मॉडलिंग के साथ है कि अगर आपके पास अपना स्पेक्ट्रा अवेलेबल है
साइट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम अवेलेबल है जो PSHA से आएगा, सो फिर आप जो एक्सेलरेशन टाइम हिस्ट्रीज हैं वो उस रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम से कंपैटिबल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर अपने स्पेक्ट्रा को यूज़ कर सकते हैं। सो ये प्रोविजन जो है वो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में भी है, जैसे कि बाकी बिल्डिंग कोड्स में भी हैं। सो ऑल्दो के UBC 97 की तरह बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान भी सेम स्पेक्ट्रा सेम इक्वेशन के साथ प्रपोज करता है फॉर द यूज़ इन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस। लेकिन अगर आपके पास अपना स्पेक्ट्रम अवेलेबल है तो फिर आप वो यूज़ करेंगे बजाय के ये UBC 97 वाला स्पेक्ट्रम या बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान वाला स्पेक्ट्रम। सो सबसे पहला बेसिक मेथड देखते हैं जो ELF प्रोसीजर है, इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर। इसमें जब नेस्पाक ने प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट किया तो उन्होंने बहुत से साइज्मिक सोर्सेज कंसिडर किए एज पार्ट ऑफ द PSHA प्रोसेस। और ये जो PSHA का प्रोसेस है ये एक बड़ा डिटेल्ड मेथड है, ये कई मंथ्स लेता है रन होने में और इसके जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो कलेक्ट करने में। आप सारा हिस्टोरिकल डेटा इकट्ठा करते हैं पिछले में भी 100 सालों का या कई 100 सालों का, और फिर उस डेटा की बेस पर प्रिडिक्ट करते हैं। बेसिकली प्रिडिक्ट दुरुस्त लफ्ज़ नहीं होगा, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर अर्थक्वेक को। सो ये फोरकास्टिंग बिल्कुल वेदर फोरकास्टिंग की तरह होती है, यानी प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में होती है। सो आप ये कहते हैं कि इस PGA आने का चांस दिस मच है, और अगर हाई PGA करेंगे तो उसके आने का चांस कम होता जाएगा। सो आप किसी एक फिक्स डेफिनेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं जो डिज़ाइन बेसिस अर्थक्वेक की होती है, और उसकी बेसिस पर जो PGA की वैल्यूज़ हैं, जो फोरकास्टेड वैल्यूज़ होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में। सो PSHA खुद एक बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है, किसी और वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। और ज़्यादा डिटेल इस स्पेसिफिक PSHA की जो नेस्पाक ने किया और जो पाकिस्तान के बारे में डिफरेंट अदर स्टडीज़ हो चुकी हैं, इनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाने का सोच रहा हूँ। सो वो उसमें मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा डायरेक्टली उन रिज़ल्ट्स को जो डिफरेंट इंटरनेशनल स्टडीज़ ने और इस स्पेसिफिक लोकल स्टडी ने पाकिस्तान के PSHA के जो रिज़ल्ट्स प्रपोज किए हुए हैं। सो इसी प्रोसेस के दौरान आप साइज्मिक सोर्सेज भी मॉडल करते हैं एक्सप्लिसिटली। सो जो कुछ मेजर फॉल्ट्स मॉडल किए गए हैं इस स्टडी में, 2007 की नेस्पाक की स्टडी में, उनकी ये लिस्ट अवेलेबल है। और जाहिर है कि ये लिस्ट जो है ये बहुत लंबी है जो डिफरेंट फॉल्ट्स हैं, लेकिन जो मेजर फॉल्ट्स हैं पाकिस्तान में जो हैज़र्ड को सिग्निफिकेंटली गवर्न कर सकते हैं, वो इस प्रोसेस में आइडेंटिफाई किए जाते हैं और फिर उनको एक्सप्लिसिटली मॉडल किया जाता है। सो अगर आप ये देखें तो जो अनक्लासिफाइड फॉल्ट्स हैं वो ब्लैक लाइंस हैं। सो काफ़ी सारी ब्लैक लाइंस आप देख रहे होंगे इस मैप के अंदर। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स जो हैं वो ये ब्लू लाइन से शो हो रहे हैं। सो ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हैं जिनमें जो दो पीसीज ऑफ लैंड हैं वो पैरेलल में आपस में एक तरह का ग्राइंड पास करती हैं। थ्रस्ट फॉल्ट में जो रेड लाइन से शो हो रहे हैं, ये रेड लाइंस हैं, देखें ये मेन बाउंड्री जो है वो यहाँ से पास कर रही है, तो ज़्यादातर थ्रस्ट फॉल्ट जो हैं वो अलोंग द मेन बाउंड्री चल रहे हैं। सो ऑल रेड लाइंस जो हैं जो थ्रस्ट फॉल्ट्स हैं वो मेन बाउंड्री के अलोंग हैं। सो यहाँ पर भी आप देखें ये थ्रस्ट फॉल्ट्स हैं, और इसके अलावा डिफरेंट अदर जो फॉल्ट्स हैं वो भी हैं। सो ये वो फॉल्ट्स हैं जो PSHA में कंसिडर किए गए और एनालिसिस रन किया गया, और इस स्टडी के नतीजे में पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन का ये मैप हमारे पास आ गया। सो ये नेस्पाक का मैप है जो 2007 में पीक ग्राउंड एक्सेलरेशंस के लिए डेवलप किया गया। सो अब इस मैप में आप किसी भी पॉइंट के लिए पाकिस्तान में ये देख सकते हैं कि क्या पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन एक्सपेक्टेड है, और इसको जो PGA की डेफिनेशन इसमें इस्तेमाल की गई है वो वही है जो DBE की डेफिनेशन है, यानी 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स। सो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं लेट से एक वैल्यू यहाँ से पिक करता हूँ और वो वैल्यू है लेट से 0.3G। सो बाय डेफिनेशन इसका मतलब ये है कि अगले 50 सालों में इस अर्थक्वेक यानी कोई ऐसा अर्थक्वेक आने का चांस जो कि PGA इससे हाई प्रोड्यूस करे वो 10% है, लेकिन अगले 50 सालों में 90% ये इम्कान है कि वही अर्थक्वेक्स आएंगे जिनसे PGA जो प्रोड्यूस होगा वो इससे कम होगा।
सो 10% हमारे पास काइंड ऑफ एक एक्सेप्टेबल रिस्क है जो डिज़ाइन बेसिस के लिए हमने एक्सेप्ट किया हुआ है अगले 50 सालों के एक्सपोजर पीरियड के लिए। और 50 इयर्स नॉर्मली बिल्डिंग्स की डिज़ाइन लाइफ कंसिडर की जाती है नॉर्मल किस्म की जो बिल्डिंग्स होती हैं। सो लिहाजा ये एक स्टैंडर्ड किस्म का एक्सपोजर पीरियड है जो कि DBE लेवल की डेफिनेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। सो इस मैप की बेस पर अगर आप इसमें देखें दोबारा से तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं PGA की जो हर पॉइंट के लिए आपके पास आ रही हैं। ये कंटूर लाइंस हैं। सो आप जो क्लोजेस्ट कंटूर लाइन है उसकी वैल्यू को फॉलो कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। सो जो हाईएस्ट वैल्यूज़ ऑब्जर्व हुई वो 0.4 या 0.4 से थोड़ी सी ज़्यादा थी, मोस्टली बलूचिस्तान में और आज़ाद कश्मीर के एरियाज़ में आप देखें। सो ग्रेटर देन 0.32 G के लिए अगर आप यहाँ पे जाएं, ग्रेटर देन 0.32 G जिन एरियाज़ में है उनको जोन 4 करार दे दिया गया और बाकी जो डिफरेंट PGA की रेंजेस थी उनकी बेसिस पे जोन 1, 2A, 2B और 3 और 4 बना दिए गए। सो बिल्कुल UBC 97 के फॉर्मेट पे पाकिस्तान को भी 5 जो है वो जोन्स में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन दी PGA वैल्यूज़ ऑब्टेन फ्रॉम दी PSHA। सो ये PGA वैल्यूज़ की जो रेंजेस हैं ये भी इनके लिए भी जो गाइडेंस ली गई वो UBC 97 ही से ली गई। सो हर जोन के लिए देखें Z फैक्टर भी अवेलेबल है उसी तरह जैसे UBC 97 का है। सो इस नए चेंज के साथ फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कंट्री के लिए वही जोन्स डिफाइन कर दें जो कि UBC 97 में US के लिए किए गए हैं तो इस चेंज के साथ वही UBC 97 का जो ELF प्रोसीजर का फ्रेमवर्क है वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो इस आइडिया के तहत वही सारा मेथड जो है वो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में भी अडॉप्ट कर लिया गया। और ये कोई बहुत अनोखी प्रैक्टिस नहीं है। मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो मॉडल कोड्स इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे एशिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अमेरिकन फैमिली ऑफ बिल्डिंग कोड्स को मॉडल कोड के तौर पे यूज़ किया है। सो यही जोन बेस्ड जो मेथड है वही उन्होंने फॉलो किया है। सो अब हमारे पास हर जोन के लिए अपने कंट्री के लिए जोन फैक्टर भी UBC 97 वाला ही होगा और ये फाइनल जो है वो जोनेशन मैप बनाया गया बेस्ड ऑन दी रेंजेस ऑफ PGA वैल्यूज़। ये हमारे पास PGA वैल्यूज़ हैं। सो 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स के लिए रेड कलर का मतलब है जोन 4 यानी इनकी PGA वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0.32 G हैं। डार्क ब्लू का मतलब है कि जोन 1 इसमें बहुत कम साइज्मिक हैजर्ड की वैल्यूज़ हैं। लाइट ब्लू का मतलब 2A, लाइट ग्रीन का मतलब 2B और ऑरेंज का मतलब 3। सो अगर आप एक क्विक आइडिया इससे लें तो जनूबी पंजाब और सिंध के बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जो जोन 2A में हैं। ये जो एरिया है ये इवन जोन 1 में है। इस्लामाबाद और अपर पंजाब के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो जोन 2B में हैं। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा और गिलगित बल्तिस्तान भी वो जोन 3 में है और कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ ऐसे हैं मसलन ये एरिया बलूचिस्तान का या आज़ाद कश्मीर के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ वो जोन 4 में आते हैं। सो जिस तरह UBC 97 हर जोन के लिए डिफरेंट क्लॉजेज और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स प्रपोज करता है उसी तरह वही रिक्वायरमेंट्स बल्कि बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में भी हर जोन के लिए। तो साइज्मिक डिज़ाइन कैटेगरी का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं है इसमें बिकॉज वो IBC 2000 ऑनवर्ड्स चल रहा है। UBC 97 तक जो है वो जोन्स के हिसाब से प्रोविजंस जो हैं वो इम्पोज की जाती हैं। मसलन जोन 4 के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की रिक्वायरमेंट्स होंगी साइज्मिक डिज़ाइन के हवाले से, 3 के लिए भी स्ट्रिक्ट होंगी, 2A 2B के लिए मॉडरेट होंगी और 1 के लिए बड़ी लीनियंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स होंगी। सो इस मैप के साथ हर तहसील के लिए भी साइज्मिक जोन जो है वो डिफ़ाइन कर दिया गया है। सो ये हर तहसील के लिए अगर आप पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और फिर आगे से उनकी तहसीलें हैं हर एक के लिए उसका साइज्मिक जोन जो है वो दे दिया गया है। सो ये पंजाब के लिए है, फिर बलूचिस्तान के लिए है लेट से। इसी तरह ये टेबल NWFP जो अभी KPK है उसके लिए और फिर सिंध के लिए भी है। ये AJK और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी गाइडलाइंस इसमें हैं, मसलन ये नॉर्दर्न एरियाज़ के नाम से और फिर AJK के लिए भी ये है।
फेडरल एरिया यानी इस्लामाबाद जो है वो जोन 2B में करार दिया गया अकॉर्डिंग टू दिस PSHA। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज इस टेबल में इस्तेमाल की गई हैं, ये ज़ाहिर है कि 2007 की हैं। उसके बाद इनमें चेंजेस भी की गई, 13 साल गुजर गए हैं। सो बहुत सी छोटी छोटी चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज में होती रहती हैं। सो अगर आप अभी इस मैप को बनाएंगे, इस मैप को नई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को इस्तेमाल करेंगे और इस टेबल को इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा जो शेप है वो डिफरेंट आएगा। मेरे रिसर्च ग्रुप ने ये मैप्स बनाए हैं अभी रिसेंटली, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि अगर आप इस टेबल को इस्तेमाल करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे आज की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के हिसाब से मैप में, तो आपके पास जो मैप आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। डिफरेंट जो जोन्स हैं वो थोड़े से डिस्टॉर्टेड या एलोंगेटेड या चेंज हुए होंगे। सो रिकमेंडेशन इस हवाले से अब ये होनी चाहिए कि आई थिंक आप इस मैप को फॉलो करें, बिकॉज मैप जो है वो PGA की बेस पे बना है और फिर इस मैप को देख के उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के हिसाब से ये टेबल बनाया गया। सो टेबल में अगर अपनी वैल्यू देख लें तो एक दफ़ा मैप पर भी नज़र मार लें। सो स्टैटिक फोर्स प्रोसीजर सेम है जो UBC 97 वाला है। आपके पास जो बेस शियर वैल्यू है वो इक्वल है साइज्मिक बेस शियर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय दी साइज्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग। साइज्मिक वेट की वही डेफिनेशन है जो UBC 97 की है। सो बेसिकली हम एक तरह का UBC 97 के ELFE की रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। सो वही CV फैक्टर और वही CA फैक्टर। बेस शियर के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं कि ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। साइज्मिक सोर्स जोन 4 में बेस शियर इससे कम नहीं होना चाहिए। ये सारी जो लिमिटेशंस हैं ये UBC 97 वाली ही हैं और एग्जैक्टली वही फैक्टर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। जो स्ट्रक्चर का अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड है उसके लिए वही दो मेथड्स अवेलेबल हैं, एक मेथड A है और फिर एक मेथड B है। मेथड A सिंपल है जिसमें एक सिंपल एक्सप्रेशन अवेलेबल है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर रेज़ टू पावर 3/4 और ये कांस्टेंट जो है वो स्टील मोमेंट फ्रेम, कंक्रीट मोमेंट फ्रेम और दूसरी किस्म की बिल्डिंग्स के लिए कांस्टेंट अवेलेबल है। अगर आपकी बिल्डिंग में कंक्रीट या मेसनरी शेयर वॉल्स हैं तो उस सूरत में ये CT जो होगा वो इस वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें जो AC है वो इस एक्सप्रेशन से आएगा। इसमें आपके पास डायमेंशंस इस्तेमाल होंगी। ये जो है वो शेयर वॉल की डायमेंशन है, A जो है वो एरिया है शेयर वॉल का बिल्डिंग के फुटप्रिंट के ऊपर। सो सेम एक्सप्रेशन है। मेथड B भी एग्जैक्टली सेम है कि आप कोई अप्लाइड फोर्स वेक्टर अप्लाई करें स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट्स कैलकुलेट करें, वो डेल्टा I बन जाएंगी और जो अप्लाइड फोर्सेस होंगी वो F बन जाएंगी। सो अगर आपके पास स्टोरी मैसेज अवेलेबल हैं, स्टोरी वेट्स अवेलेबल हैं, सो आपके पास टाइम पीरियड इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा फैक्टर भी सेम है, वही जो UBC 97 में है कि कुछ एलिमेंट्स जो कि आप नहीं चाहते कि यील्ड करें ड्यूरिंग द डिज़ाइन लेवल अर्थक्वेक, उनकी डिज़ाइन फोर्सेस को आप इस नंबर से बढ़ा देंगे जिसके बाद वो हाई लेवल ऑफ फोर्सेस पे डिज़ाइन होंगी। सो वो एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि फिर इलास्टिक रहेंगे ड्यूरिंग द डिज़ाइन लेवल ऑफ एन अर्थक्वेक क्योंकि उनको एक हाई डिमांड के अगेंस्ट कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है। R फैक्टर भी वही है, एक टेबल अवेलेबल है जो कि वही है सेम UBC 97 वाला और उसके लिए R फैक्टर आप वहाँ से टेबल से पिक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस फैक्टर भी सेम है, ये ऑक्यूपेंसी कैटेगरी के हिसाब से आप इम्पोर्टेंस फैक्टर जो है वो यहाँ से पिक कर लेंगे UBC 97 की तरह। R फैक्टर के लिए और ये ओमेगा फैक्टर के लिए टेबल जो है वो ये वाला अवेलेबल है। इसमें आप देखें कि R की वैल्यू मैक्सिमम 8.5 तक जा रही है स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स के लिए और इसकी कम से कम जो वैल्यू है वो अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए होनी चाहिए या अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी के लिए होनी चाहिए। वो होगी आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे बीरिंग वॉल सिस्टम्स में अगर आप देखें तो 2.8 जो है वो मिनिमम वैल्यू है जो कि बड़े ब्रिटल किस्म के स्ट्रक्चर्स को एसोसिएट की जाती है। सो सॉइल प्रोफाइल टाइप्स के लिए वही VS30 या SPT-N वैल्यू या अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे। सो आप अपनी साइट की सॉइल को सॉइल प्रोफाइल टाइप असाइन करेंगे SA से लेके
SF तक। और जाहिर है कि जो CA और CV कोफिशिएंट्स होंगे UBC 97 की तरह, वो वही जो है वो जो भी आपकी सॉइल टाइप है उसके मुताबिक वो पिक किए जाएंगे टेबल से। सो मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप UBC 97 ऑलरेडी उससे फेमिलियर हैं। सो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स प्रोसीजर में इस हवाले से। सो उसी तरह साइज्मिक कोफिशिएंट CA है, साइज्मिक जोन फैक्टर, और अपनी सॉइल प्रोफाइल टाइप के हिसाब से आप CA पिक कर लेंगे और इस टेबल से उन्हीं दो वैल्यूज़ के कॉरिस्पॉन्डिंग CV पिक कर लेंगे। आपको अपनी साइज्मिक सोर्स टाइप भी पहले डिफाइन करनी है। ये वही वैल्यूज़ हैं जो UBC 97 की हैं कि 3 किस्म की साइज्मिक सोर्स टाइप्स अवेलेबल हैं, A, B और C। A का मतलब है कि ऐसे फॉल्ट्स जो लार्ज मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनका जो स्लिप रेट है वो ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर पर ईयर है। और C का मतलब है कि जो लार्ज मैग्नीट्यूड नहीं प्रोड्यूस कर सकते, सो M लेस देन 6.5 और जो स्लिप रेट है वो लेस देन 2 मिलीमीटर पर ईयर होगा। जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे नहीं डिफाइन किया गया कि वो नहीं, बल्कि किया गया है मैक्सिमम मोमेंट मैग्नीट्यूड, सो जिसके लिए आमतौर पे MW का सिंबल यूज़ किया जाता है। सो अगर आप A और C में नहीं हैं तो फिर आप बेसिकली B की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। सो अगर आप अपनी साइज्मिक सोर्स टाइप जो मोस्ट गवर्निंग साइज्मिक सोर्स है, आपकी साइट के हैज़र्ड को गवर्न कर रही है, उसको A, B या C में क्लासीफाई करेंगे और फिर इस साइज्मिक सोर्स टाइप को इस्तेमाल करेंगे नियर सोर्स फैक्टर्स जो हैं कैलकुलेट करने के लिए, NA और NV। और ऑब्वियसली अगर आपकी साइट जो है वो सोर्स से बहुत ज़्यादा करीब है, लेस देन 10 किलोमीटर्स है, तो फिर ये नंबर 1 से बड़ा होगा, विच मीन्स कि आप जो डायरेक्टिविटी इफ़ेक्ट्स हैं उनकी वजह से या पल्स लाइक ग्राउंड मोशंस के इफ़ेक्ट की वजह से अपनी बेस शेयर को बढ़ा रहे हैं। सो 1 से बड़ा होने का मतलब है कि आप बेस शेयर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोर्स टू साइट डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर ये वैल्यू 1 होगी। इस केस में अगर 15 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। सो ये NA और NV जो है वो आपको चाहिए। साइज्मिक सोर्स जोन अगर 4 में है आप, तो फिर उसके लिए आपने एक लिमिटेशन चेक करनी है कि CS की वैल्यू वो एक ख़ास फार्मूला है जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उससे कम नहीं होनी चाहिए और उस फार्मूला में नियर सोर्स फैक्टर इस्तेमाल होता है। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बेस शेयर की वो भी सेम है जो UBC 97 की है। सो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे बेस शेयर को अलोंग द स्टोरी हाइट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। टॉप के ऊपर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लगाएंगे जो इसके इक्वल होगी, ठीक है। और इसमें जो T है वो अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड है, V जो है वो आपका बेस शेयर है जो आपने कैलकुलेट किया है। इसमें ये जो FT आप टॉप पर लगाएंगे बेसिकली ये अकाउंट करेगा उस फोर्स एम्पलीफिकेशन को जो डायनामिक एम्पलीफिकेशन की वजह से एक्सपेक्टेड है, बेसिकली हायर मोड्स के इफेक्ट की वजह से जो कि नहीं कंसिडर हो रहे होंगे आपके ELF प्रोसीजर में, उनकी वजह से जो फोर्सेस में इजाफा हो सकता है उसको इम्प्लिसिटली अकाउंट करने के लिए ये एक टॉप के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स प्रपोज की गई है। जो बाकी फोर्सेस होंगी वो फिर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होंगी अलोंग द स्टोरी हाइट, यानी आपके पास टॉप के ऊपर एक ये फोर्स आ गई है जो FT है और जो बाकी फोर्सेस हैं वो लीनियर फैशन में इस तरह अप्लाई हो जाएंगी हर स्टोरी पे, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है। इसमें आपको स्टोरी हाइट चाहिए और स्टोरी का वेट चाहिए, ठीक है। हाइट जो है वो जाहिर है कि वो हर दफ़ा बेस से मेजर की जाएगी उस स्टोरी तक। सो इस फार्मूला के ज़रिए आपके पास हर स्टोरी फोर्स आ जाएगी FX, हर स्टोरी की एक फोर्स आ जाएगी और आप वो अप्लाई कर देंगे। आप उसके अगेंस्ट उस फोर्स पैटर्न के अगेंस्ट बेसिकली स्टैटिक एनालिसिस रन कर देंगे और आपके पास साइज्मिक डिमांड्स आ जाएंगी। लेकिन जैसे कि मैंने UBC 97 की वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो जो स्टैटिक एनालिसिस से आपके पास डिस्प्लेसमेंट्स आएंगी वो मैक्सिमम इन इलास्टिक रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होंगी, बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी रिड्यूस्ड फोर्सेस के कॉरिस्पॉन्डिंग रिड्यूस्ड इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट्स को। सो लेट्स से अगर आपका बेस शेयर Y एक्सिस पर है और रूफ डिस्प्लेसमेंट X एक्सिस पे है, तो जैसे मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आपकी जो इलास्टिक फोर्सेस हैं R फैक्टर के
को निकाल के उसके बगैर जो फोर्सेस हैं, यानी CV/I/T, आर के बगैर अगर फोर्सेस को देखें तो वो इलास्टिक फोर्सेस होंगी। वो लेट से ये नंबर है, तो आपका स्ट्रक्चर अगर इलास्टिक रहता तो वो यहाँ पहुँच जाता अप्लाइड फोर्सेस के अगेंस्ट या डिज़ाइन अर्थक्वेक के दौरान। लेकिन आपने बेसिकली आर फैक्टर अप्लाई किया है, तो आपने जो कैपेसिटी प्रोवाइड की है वो इस फोर्स के अगेंस्ट की है। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इस पॉइंट से आगे यील्ड करेगा और उस स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगा। ये आपकी बेसिक साइज्मिक डिज़ाइन फिलॉसफी है कि आपने खुद एक लिमिटेड लेवल ऑफ नॉन लीनियरिटी अलाउ की है बेस्ड ऑन अ कंडीशन कि आप स्ट्रक्चर को वाकई डक्टाइल बनाएंगे कि वो नॉन लीनियरिटी होने के बावजूद भी यील्ड ना करे, बेसिकली कलैप्स ना करे। यील्ड तो करेगा लेकिन कलैप्स ना करे और सिग्निफिकेंटली साइज्मिक एनर्जी डिसिपेट करे और फेलियर की तरफ ना जाए। सो हमने खुद एक तरह का नॉन लीनियर इफेक्ट अलाउ किया है इन अ काइंड ऑफ यू कैन से कि एक लिमिटेड कैपेसिटी में, कि ताकि स्ट्रक्चर को इकोनॉमिक बनाया जा सके, उन फोर्सेस को रिड्यूस किया जा सके जिनके अगेंस्ट डिज़ाइन करना है। सो एक ऑप्शन तो ये थी कि आप स्ट्रक्चर को लीनियरली रहने के लिए डिज़ाइन कर देते, यानी इस पॉइंट पे डिज़ाइन कर देते। उस सूरत में आपके पास रीइंफोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा आती और क्रॉस सेक्शनल साइजेस भी बहुत ज़्यादा आते। लेकिन दूसरी ऑप्शन जो ज़्यादा वाइज ऑप्शन है कि आप आर फैक्टर अप्लाई करें और रिड्यूस्ड फोर्सेस के ऊपर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करें और आप रिलाई करें स्ट्रक्चर के ओवर स्ट्रेंथ पर और डक्टिलिटी पर। लेकिन ये जो आर फैक्टर का इस्तेमाल करना है ये इस शर्त के साथ है कि आप वाकई स्ट्रक्चर को इतना डक्टाइल बनाएंगे कि वो ये ना हो कि इस यील्ड पॉइंट के बाद नीचे को आ जाए। आप इतना डक्टाइल बनाएंगे कि वो स्टेबल रहेगा, उस नॉन लीनियरिटी के बावजूद सेफ रहेगा। सो इस एजम्पशन के साथ आपको आर फैक्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप रिड्यूस्ड फोर्सेस के अगेंस्ट स्टैटिक एनालिसिस करेंगे तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। अब डिज़ाइन अर्थक्वेक के केस में तो ज़ाहिर स्ट्रक्चर यील्ड करेगा और उसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहीं ज़्यादा होगी इस नंबर से। सो वो जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है जो आपने इस डिस्प्लेसमेंट को उठा के मैक्सिमम इन इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट तक लेके जाना है, वो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ये है 0.7 टाइम्स आर वैल्यू। सो आर अगर आपका लेट से 5.5 है या 6 है तो आप 0.7 से मल्टीप्लाई करके जो भी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बनता है वो इस डेल्टा एस पर अप्लाई करेंगे। डेल्टा एस जो है वो बेसिकली स्टैटिक एनालिसिस से आया है, जो रिड्यूस्ड फोर्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैटिक एनालिसिस है। सो उस डेल्टा एस को आप एम्पलीफाई करके डेल्टा एम कैलकुलेट करेंगे जो कि मैक्सिमम इन इलास्टिक रिस्पॉन्स डिस्प्लेसमेंट होगी। इसी तरह जो स्टोरी ड्रिफ्ट लिमिटेशंस हैं वो एग्जैक्टली सेम है जो UBC 97 की हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं मिस कर गया हूँ कि जो भी डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड रिस्पॉन्सेज हैं उन सब पर ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर लगेगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे नहीं लगेगा, ड्रिफ्ट्स के ऊपर और जो भी डिस्प्लेसमेंट या डेफॉर्मेशन रिस्पॉन्सेज हैं उनको आपने एम्प्लीफाई करना है। बिकॉज फोर्सेस को आपने रिड्यूस कर दिया आर फैक्टर से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो चलती रहेंगी आगे डिज़ाइन अर्थक्वेक के केस में। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट्स के रिलेटेड जितने रिस्पॉन्सेज हैं उनको दोबारा से एम्प्लीफाई करेंगे। सो ड्रिफ्ट की जो लिमिटेशंस हैं वो यही हैं, 2.5% टाइम्स दी स्टोरी हाइट फॉर स्ट्रक्चर्स हैविंग अ फंडामेंटल पीरियड लेस देन 0.7 सेकेंड और फॉर स्ट्रक्चर्स हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 0.7 सेकेंड और ग्रेटर जो लिमिटेशन है वो 2% ऑफ दी स्टोरी हाइट है। सो ये लिमिटेशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोड को कंप्लाई कर रहा है और इम्प्लिसिटली बेसिकली कोड की इंटेंशन ये है कि उसकी साइज्मिक परफॉर्मेंस जो है वो डिज़ायरेबल रेंज में आ रही है। जो एक्सीडेंटल टॉर्शन की चेक है, लिमिट्स हैं, वो सारी उसी तरह हैं जो UBC 97 की हैं। UBC 97 ये कहता है कि एनीवेज अगर आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी में कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है, इवन तब भी आपको कम से कम 5% एसेंट्रिसिटी कंसिडर करनी पड़ेगी ताकि आप आर्टिफिशियली कुछ टॉर्शनल मोमेंट्स अपने स्ट्रक्चर में इंड्यूस कर दें। और वो टॉर्शनल मोमेंट्स अकाउंट करेंगे इस बात को कि अगर आपकी कोई डिज़ाइन कैलकुलेशंस में कोई थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है या आपके रियल स्ट्रक्चर जब बनाया गया और उसमें सेंटर ऑफ मास और रिजिडिटी में किसी अनसर्टेनिटी की वजह से एसेंट्रिसिटी आ गई, तो इन सब अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को अकाउंट करने के लिए
आप खुद से एक्सीडेंटल टॉर्शन इंट्रोड्यूस करते हैं स्ट्रक्चर में डिज़ाइन डिमांड्स के तौर पे, ताकि स्ट्रक्चर के अंदर वो कैपेसिटी प्रोवाइड की जा सके जो इसको हैंडल कर सके। सो अगर आपका स्ट्रक्चर इरेगुलर है और वही लिमिटेशन अप्लाई होगी जो टॉर्शनल इरेगुलरिटी की डेफिनेशन है यूबीसी 97 में। अगर आपका स्ट्रक्चर टॉर्शनल इरेगुलरिटी के अगेंस्ट ये करार पाए कि वो वाकई रखता है टॉर्शनल इरेगुलरिटी, जिसका चेक आप यूबीसी 97 में देख सकते हैं और उस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो उस सूरत में आप जो एक्सीडेंटल टॉर्शन के इफ़ेक्ट्स हैं उनको इस फैक्टर से एम्पलीफाई करेंगे। ये फैक्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर है और ये अप्लाई किया जाना चाहिए टू अकाउंट फॉर द फैक्ट कि स्ट्रक्चर आपका इरेगुलर भी है। सो एक्सीडेंटल टॉर्शन तो एनीवेज कंसिडर करेंगे, लेकिन साथ इरेगुलर होने की वजह से एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी अकाउंट करेंगे एनालिसिस के अंदर। पी डेल्टा की रिक्वायरमेंट्स भी वही यूबीसी 97 वाली है। अगर आपको याद हो तो यूबीसी 97 में आपके पास एक थीटा फैक्टर होता था जिसको स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट कहते थे, और स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट बेसिकली रेशो था सेकेंडरी मोमेंट डिवाइडेड बाय प्राइमरी मोमेंट। प्राइमरी मोमेंट जो है वो बेसिकली लेटरल लोड्स का के अगेंस्ट जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ओवरटर्निंग मोमेंट, ये वो है। और सेकेंडरी मोमेंट जो अप्लाइड ग्रेविटी लोड की वजह से, जो वर्टिकल लोड्स की वजह से मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो P इंटू डेल्टा बेसिकली सेकेंडरी मोमेंट था। सो इनकी रेशो अगर लेस देन 0.1 होगी तो आपने फिर P डेल्टा इफेक्ट बेशक काउंट ना करें, लेकिन अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 होगी तो फिर आपके पास आपने ये P डेल्टा इफेक्ट्स अकाउंट करने हैं। और आजकल तो एडवांस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वो बस आपको डायरेक्टली आप वो ऑप्शन चेक कर दें कि ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी अगर अकाउंट करनी है तो वो आप बस ऑप्शन चेक कर देते हैं और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मोमेंट्स जो हैं वो एनालिसिस में काउंट कर लेता है। लेकिन यूबीसी 97 के टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा एडवांस कंप्यूटिंग टूल्स अवेलेबल नहीं थे। सो यूबीसी 97 ने एक अपना मेथड भी दिया है पी डेल्टा इफेक्ट को अकाउंट करने के लिए। सो आजकल वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सॉफ्टवेयर कैन ऑटोमेटिकली हैंडल एनी इफेक्ट्स ऑफ ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी। जोन 3 और 4 के अंदर पी डेल्टा के ऊपर एक लिमिट भी है कि जो अगर आपके पास जो स्टोरी ड्रिफ्ट रेशोज़ हैं वो 0.02 ओवर आर से कम हैं तो फिर आप पी डेल्टा को यूज़ करने की या कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये तो डिस्कशन थी इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर के हवाले से। रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस भी यूबीसी 97 में प्रेस्क्राइब किया गया और फिर बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में भी वही रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस जो है वो प्रेस्क्राइब किया गया। सो डायनामिक एनालिसिस में आपके पास रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस भी है ये, और टाइम हिस्ट्री एनालिसिस भी है यूबीसी 97 की तरह। सो जो ग्राउंड मोशन आपने इस्तेमाल करनी है रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस में वो दो प्राइमरी तरह की हो सकती है। या तो आप यूबीसी 97 या बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान दोनों का एक ही स्पेक्ट्रम है, वो कोड स्पेसिफाइड स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर लें जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। उसकी इक्वेशन अवेलेबल है और उसकी इक्वेशन जो है वो उन्हीं दो कोफिशेंट्स की शक्ल में है, CA और CV, जो आपको ELF प्रोसीजर में चाहिए। सो वही दो CA और CV इस्तेमाल हो जाएंगे कोड का स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के लिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 5% डैम्पिंग रेशियो पे होगा। दूसरी ऑप्शन ग्राउंड मोशंस की सिलेक्शन के हवाले से ये है कि आप साइट स्पेसिफिक रिस्पांस स्पेक्ट्रम खुद से बनाएं, और वो जाहिर है कि उसके लिए आपको PSHA करना पड़ेगा। सो वो आप एक अपना स्पेक्ट्रम बनाएं, लेट से ऐसे, और वो इस्तेमाल करें इसकी बजाय। सो दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, और जाहिर है कि ये दो स्पेक्ट्रम तब इस्तेमाल होंगे जब रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया जाएगा। जब टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करना होगा तो फिर आपको ग्राउंड मोशंस बेसिकली स्केल करनी पड़ेंगी, मॉडिफाई करनी पड़ेंगी टू मैच विद दीज टू स्पेक्ट्रम्स, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं या ये यूज़ कर रहे हैं। सो टाइम हिस्ट्री एनालिसिस के लिए गाइडलाइन ये है कि दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये साइट स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है जो आपने खुद बनाया है PSHA से, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप कोड का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करेंगे जो कि डायरेक्टली एक स्मूथ स्पेक्ट्रम होगा। सो दोनों सूरतों में अगर आप टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करते हैं तो जो ग्राउंड मोशन सेलेक्ट की जाएंगी वो जो भी स्पेक्ट्रा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। सो
अगर आप सबसे पहले रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस को देखें तो इसमें आपने हर मोड का रिस्पॉन्स अलग से कैलकुलेट करना होता है और फिर हर रिस्पॉन्स को स्टैटिस्टिकली कंबाइन करना होता है। तो बिल्कुल UBC 97 की तरह बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि आप उतने नंबर ऑफ मोड्स जो है वो कंसिडर करें जो आपको कम से कम 90% ऑफ दी क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग मास किसी खास डायरेक्शन में दे दें आपको। सो अगर आप एक्स डायरेक्शन में एनालिसिस कर रहे हैं तो उतने मोड्स कंसिडर करने हैं एक्स डायरेक्शन के कि जो मिल के आपको कंबाइंड 90% ऑफ द टोटल बिल्डिंग मास जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हों उस खास डायरेक्शन में। इसी तरह वाई में कर रहे हैं तो सिर्फ वाई के मोड्स आप सम अप करेंगे, और अगर कपल्ड मोड्स हैं तो वो ऐसे मोड्स होंगे जो बैक वक्त एक्स और वाई दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। सो मोड्स को आप उसी तरह रिस्पॉन्सेज को बेसिकली कंबाइन कर सकते हैं उन्हीं स्टैटिस्टिकल मेथड से जो कि किसी भी बिल्डिंग कोड में होते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड्स दो ही हैं, SRSS और CQC। SRSS में तो आप सिंपली स्केयर लेके रिस्पॉन्सेज का हर मोड के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनका सम करके अंडर रूट कर देते हैं। CQC के अंदर आप इनकी कोरिलेशन वगैरह भी देखते हैं, और CQC मेथड ज़ाहिर है कि उन स्ट्रक्चर्स के लिए जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाता है जो जिनके जो टाइम पीरियड्स हैं वो बड़े क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो SRSS है, जो सिंपल कॉम्बिनेशन है, वो इस्तेमाल होता है। और फिर उसी तरह आपने रिड्यूस करना है कंबाइंड साइज्मिक रिस्पॉन्सेज को R फैक्टर से। तो वही R फैक्टर जो UBC 97 या बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के ELF प्रोसीजर में था, वही R फैक्टर यहाँ पे आपके कंबाइंड रिस्पॉन्सेज को रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। सो आपको शायद ऑलरेडी आइडिया होगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है ELF प्रोसीजर की ई टैब्स में, उसमें R फैक्टर ऑटोमेटिकली अकाउंट किया जाता है, आप इनपुट देते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली R फैक्टर जो है वो उससे डिवाइड नहीं किया जाता रिस्पॉन्सेज को। सो अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो बेसिकली आपको इलास्टिक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मिल रहे होंगे, आपने बाद में उनको खुद से R फैक्टर अप्लाई करना है। और आम तौर पे जो स्केल फैक्टर की ऑप्शन होती है उसके अंदर उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है इस R फैक्टर को अप्लाई करने के लिए। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपने अगर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो डिफ़ाइन किया है सॉफ्टवेयर में, अगर वो G यूनिट्स में है, फॉर एग्जांपल अगर आपका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम इस तरह है कि लेट्स से ये उसकी शेप है, सो एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड है, वाई एक्सिस पे स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन है, लेकिन स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन यूनिट्स में नहीं है बल्कि G यूनिट्स में है, और आपके लेट्स से मॉडल के अंदर एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स चल रहे हैं वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चल रहे हैं। सो उस सूरत में आपको अपने लोड केस में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा लोड को इस G की वैल्यू के साथ, ताकि आप कंसिस्टेंट यूनिट्स में एनालिसिस को रन कर सकें। और आपके जो भी यूनिट्स चल रहे हैं उनमें G की वैल्यू इस केस में ज़ाहिर है 9.81 होगी, तो आपको 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लोड की वैल्यूज़ को, यानी सारे नंबर्स को, ताकि आपका जो एनालिसिस है वो कंसिस्टेंट यूनिट्स में हो। लेकिन अगर आपने डिफाइन ही जो स्पेक्ट्रा किया है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में किया है तो ज़ाहिर है फिर आपका स्केल फैक्टर 1 हो जाएगा, बिकॉज उस सूरत में आपको ये कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है जो UBC 97 में भी है और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में भी है। सो आप देखें ये एक स्मूथ स्पेक्ट्रम है, पहले एक स्ट्रेट लाइन है, फिर दूसरी स्ट्रेट लाइन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेटो है, उसके बाद ये कर्व है, ठीक है। और ये जो कर्व है ये CV/T है इसकी इक्वेशन। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेटो है ये फिक्स नंबर है 2.5 इंटू CA, और जो स्टार्ट वैल्यू हो रही है वो CA से हो रही है। सो ये जो कंट्रोलिंग पीरियड्स हैं जो इस प्लेटो की विड्थ को कंट्रोल करते हैं वो भी CA और CV का फंक्शन है। सो इसका मतलब है कि आपको वाहिद दो चीज़ें जो चाहिए इसको प्लॉट करने के लिए वो CA है और CV है, और ये वही उन्हीं टेबल से आएंगे जो ELF में यूज़ हो रहे हैं, जिसमें बेसिकली आपका जोन फैक्टर इस्तेमाल हो रहा था और आपकी सॉइल टाइप इस्तेमाल हो रही थी SA से लेके SF तक। सो इन दो के इस्तेमाल से आपके पास CA और CV आ जाएंगे, उनकी मदद से आप स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 5% डैम्प्ड होगा। सो लिहाजा ये डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है RSA के लिए। यही UBC 97 में भी प्रपोज किया गया। सो RSA की जो इम्प्लीमेंटेशन है या गाइडलाइंस हैं
बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में वो बड़ी सिंपल है, वो वही हैं जो UBC 97 में। लेकिन एक स्केलिंग की और चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, वो ये है कि आपने ये जो आर फैक्टर अप्लाई करना है, उसके बाद बेसिकली आपने कंपेयर करना है उस बेस शेयर को जो रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस से आ रहा है, आर फैक्टर अप्लाई होने के बाद उस बेस शेयर से जो आपके पास इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर से आ रहा था। सो VELF बेसिकली अगर इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर है तो VRSA असल में RSA से आने वाला बेस शेयर है, जो कि सारे मोड्स के रिस्पॉन्सेस को कंबाइन करने के बाद आर फैक्टर अप्लाई करने के बाद आया है। सो आपने ये कंपैरिजन करना है और इस कंपैरिजन की बेस पे आपने स्केलिंग को ज़रा दोबारा से मॉडिफाई करना है इन 2-3 क्लॉजेस की बेसिकली रोशनी में। सो पहली क्लॉज ये कह रही है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जो ग्राउंड मोशंस थी वो कोड वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी स्पेक्ट्रम कोड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इस सेक्शन में डिफाइन हुआ हुआ है। बेसिकली इसका मतलब है कोड का जो आप स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पिछली स्लाइड में आपने देखा है। सो अगर कोड का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर रहे थे तो आपने ये इंश्योर करना है कि जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के रिजल्ट्स हैं वो इस तरीके से रिड्यूस किए जाएं कि जो डिज़ाइन बेस शेयर है वो 90% ऑफ द बेस शेयर डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन ना हो। सो फॉर एग्जांपल ये जो सेक्शन है ये बेसिकली ELF का सेक्शन है, ELF का सेक्शन। तो ये क्लॉज ये कह रही है कि जो ELF से आने वाला बेस शेयर है उसका 90% जो है वो एक मिनिमम वैल्यू है कि RSA का बेस शेयर कम से कम उतना तो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब है कि अगर आपने VRSA कैलकुलेट किया जो कि R से डिवाइड करने के बाद आया और वो लेस देन 90% ऑफ द VELF आ गया, तो ये क्लॉज फिर इसका मतलब है सेटिस्फाई नहीं हुई। आपको RSA के अंदर जो स्केल फैक्टर है वो दोबारा से मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी दूसरे मानों में RSA के रिजल्ट्स को एम्पलीफाई करना पड़ेगा इतना कि कम से कम वो ELF के 90% तक पहुंच जाए। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे आपने ये चेक किया कि आपका जो VRSA है लेट से वो 50 आ गया और जो 90.9 टाइम्स VELF था वो था लेट से 100। ठीक है, 90% ऑफ द VELF लेट से उसकी वैल्यू जो थी वो 100 कुछ फोर्स के यूनिट्स थे। सो आपने जो RSA से बेस शेयर कैलकुलेट किया, आर फैक्टर अप्लाई किया, तो आंसर आ गया 50। सो इसका मतलब है ये जो क्लॉज है अभी ये सेटिस्फाई नहीं हुई, आपको RSA दोबारा से करना पड़ेगा। स्केल फैक्टर को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि जो VRSA है वो कम से कम 100 जितना हो जाए। ठीक है, जो कि 0.9 टाइम्स ऑफ द VELF है। सो लिहाजा आप अपने स्केल फैक्टर में बेसिकली जो भी पहले स्केल फैक्टर रखा था उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा से RSA रन करेंगे। 2 से इसलिए करेंगे, बेसिकली 2 क्या हो जाएगा 0.9 टाइम्स VELF जो भी 100 था डिवाइडेड बाय VRSA जो कि 50 था। सो बेसिकली इस VRSA के रिजल्ट्स को 50 से खुद से बढ़ा के 100 हमने करना है, तो इनकी रेशो जो होगी वो हमारा नया फैक्टर होगी जो इस क्लॉज को सेटिस्फाई करेगी। सो RSA को री रन करना चाहिए 2 का फैक्टर मजीद अप्लाई करके, और फिर जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिज़ाइन में इस्तेमाल होने चाहिए। सो लिहाजा 90% ऑफ द ELF रिजल्ट्स आर अ काइंड ऑफ अ थ्रेशहोल्ड कि कोई भी स्ट्रक्चर कम से कम इन फोर्सेस पे तो ज़रूर डिज़ाइन हो। अगर उसकी डिज़ाइन फोर्सेस RSA से इस नंबर से कम आ रही हैं, 0.9 टाइम्स ऑफ द VELF से कम आ रही हैं, तो फिर आप एम्पलीफाई करें अपने RSA को, कम से कम इसके बराबर बनाएं, फिर आप डिज़ाइन करें। सो लिहाजा जो स्केल फैक्टर नया बनेगा दोबारा से RSA को रन करने के लिए वो बनेगा 0.9 टाइम्स ऑफ द VELF डिवाइडेड बाय VRSA। सो इस नए फैक्टर के साथ दोबारा रन करें। पहले आपने रन किया था सिर्फ 1/r रख के या G/r रख के, डिपेंडिंग अपॉन आपने किन यूनिट्स में रिस्पांस स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया है वो रख के आपने रन किया होगा। लेकिन अब इस क्लॉज को सेटिस्फाई करने के लिए आपको नया RSA रन करना पड़ेगा इस नए स्केल फैक्टर के साथ। सो ये तो कहानी थी अगर आप कोड का रिस्पांस स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते। अगर आपने अपना रिस्पांस स्पेक्ट्रम साइट स्पेसिफिक रिस्पांस स्पेक्ट्रम इस्तेमाल किया है, जो कि बेसिकली ये वाला सेक्शन बनता है,
साइट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। उस सूरत में ये जो 0.9 वाली शर्त है वो बेसिकली 0.8 बन जाएगी, यानी 80% ऑफ द बेस शेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी दिस सेक्शन, और ये सेक्शन बेसिकली ELF का सेक्शन है। ठीक है, सो बस वही सेम चीज़ होगी, लेकिन ये 0.8 बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रियल बिल्डिंग्स हैं उसमें आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस से बेस शेयर आता है वो नेचुरली कम होता है जो ELF से आता है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, और एक कॉमन वजह उसकी ये है कि ELF प्रोसीजर तो एम्पिरिकल मेथड है, उसमें स्ट्रक्चरल का डायनामिक रिस्पॉन्स तो बिल्कुल कंसिडर नहीं हो रहा, वो तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है उससे हमारे पास आ रहा है। सो लिहाजा ELF के अंदर जो हमारे पास RS से आएगा वो प्योरली एम्पिरिकल अप्रोच से आएगा, उसमें स्ट्रक्चर की डायनामिक्स का कोई रोल नहीं होगा। हाँ, उसके अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड का रोल है, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड भी स्ट्रक्चर का ट्रू टाइम पीरियड नहीं है। बेसिकली वो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला से आ रहा है, और वो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला बहुत क्रूड है। उसके जो रिजल्ट्स हैं वो स्ट्रक्चर के, अगर आप क्लासिकल मॉडल एनालिसिस करते हैं तो जो स्ट्रक्चर का रियल फर्स्ट मोड का टाइम पीरियड है वो उस नंबर से बहुत डिफरेंट होगा। RS से जो है दूसरे तरफ अगर हम RSA को देखें तो वो तो स्ट्रक्चर के अपने मोड शेप्स और स्ट्रक्चर के जो ट्रू टाइम पीरियड्स वगैरह हैं उन पर डिपेंड कर रहा है। सो लिहाजा दोनों मेथड्स की जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, जो अंडरलाइंग एजम्पशंस हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। सो जाहिर है कि जो भी मेथड ज़्यादा एम्पिरिकल होगा वो उतना ही ज़्यादा कंजर्वेटिव भी होगा, बिकॉज वो तो ऑब्जर्वेशंस और अप्रॉक्सीमेशंस पर बेस करता होगा। सो लिहाजा मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका VRS से जो है वो कम ही होगा जब R फैक्टर अप्लाई किया जाएगा VELF से। VELF में बाय डिफ़ॉल्ट R फैक्टर फार्मूला में शामिल है। सो लिहाजा आपको ये क्लॉजेज या ये रीस्केलिंग जो है एक तरह की दोबारा से करनी पड़ेगी। सो इस केस में अगर आप साइट स्पेसिफिक वाला स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं तो जो नया स्केल फैक्टर बनेगा वो 0.8 टाइम्स VELF डिवाइडेड बाय VRS से होगा। और अगर तीसरा केस ये है कि आपका स्ट्रक्चर इरेगुलर है, वो किसी इरेगुलरिटी की जो क्लॉज है उसको सेटिस्फाई कर जाता है, उस सूरत में फिर 100% ऑफ द बेस शेयर जो है वो इस्तेमाल होगा ELF वाला आपके नए स्केल फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। सो उस सूरत में सिंपली 100% का मतलब है VELF ओवर VRS से, ये आपका नया स्केल फैक्टर बन जाएगा। अगर आपके RSA के रिजल्ट्स ELF से कम हैं, यानी RSA का बेस शेयर ELF से कम है, तो फिर उसको खुद से हम बढ़ा के कम से कम ELF जितना कर देंगे और फिर उन फोर्सेस पे डिज़ाइन करेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन थी जो कि किसी भी बिल्डिंग कोड में होती है। ये नंबर वेरी करता है, नए कोड्स में 0.85 हो सकता है या कुछ कोड्स में डायरेक्टली यही रेशो है हर केस के लिए। सो ये कोड टू के कोड ये वेरी करती है ये जो क्लॉज है। आखिर में लीनियर या नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस की कोई अगर प्रोविजन हम देखेंगे बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में, सबसे पहले लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस की बात करते हैं। और उससे भी पहले जाहिर है कि लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, दोनों सूरतों में आपको रियल ग्राउंड मोशन एक्सेलरेशन रिकॉर्ड्स चाहिए। मसलन UG ... फंक्शन ऑफ टाइम और T का आपको ग्राफ चाहिए। ये जो रियल रिकॉर्ड्स हैं ये आपको इस टाइम हिस्ट्री एनालिसिस के रन करने के लिए चाहिए होंगे। और जाहिर है कि ये रिकॉर्ड्स एक नहीं होता, किसी भी एक रियल अर्थक्वेक के लिए एक स्टेशन के ऊपर तीनों कंपोनेंट्स रिकॉर्ड होते हैं ग्राउंड मोशन के, यानी X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट और Z कंपोनेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये Z कंपोनेंट नहीं कंसिडर किया जाता, सिर्फ हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। सो ये X और Y बाज़ औक़ात 0 डिग्री और 90 डिग्री कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कुछ जगहों पर इनको फॉल्ट नॉर्मल और फॉल्ट पैरेलल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। बहरहाल ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। सो ये पेयर जो है ये मिलके एक ग्राउंड मोशन बनता है। सो यहाँ पर आपको ग्राउंड मोशंस की मॉडिफिकेशन या स्केलिंग के बारे में एक गाइडलाइन दी जा रही है, और वो गाइडलाइन ये है कि लेट से आपका ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है, कैपिटल T उधर और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम इधर है, और लेट से ये आपका स्पेक्ट्रम है। सो गाइडलाइन ये है कि लेट से जो आपके स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड है वो कैपिटल T है, और वो लेट से कहीं यहाँ पे है, इधर यहाँ पे। सो 0.2 टाइम्स ऑफ द कैपिटल T से लेके
1.5 टाइम्स द कैपिटल टी, लेट्स से वो ये रेंज बनती है। इस रेंज के अंदर जो आपकी ग्राउंड मोशंस हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं किसी ग्राउंड मोशन डेटाबेस से, उनकी दोनों कंपोनेंट्स की जो SRSS वैल्यू है, सो आपके पास लेट्स से ये रियल ग्राउंड मोशन का स्पेक्ट्रा है और ये दोनों ग्राउंड मोशंस के स्पेक्ट्रास की SRSS वैल्यू है, कंबाइंड वैल्यू है। स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स करके आपने ग्राउंड मोशन का स्पेक्ट्रम लेट से मालूम कर लिए और आप कम से कम 3 ग्राउंड मोशंस इस्तेमाल करेंगे इस एनालिसिस में। अगर 7 करेंगे तो फिर आप एवरेज ले लेंगे रिस्पॉन्सेस की, अगर 3 करेंगे तो फिर आप मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो उन तीनों से आ रहा होगा वो ले लेंगे। और लेट से आपके पास जितनी भी ग्राउंड मोशन आपने इस्तेमाल की हैं, ये एक लाइन जो आपके पास ये नीचे आई है, ये उन सब की मीन वैल्यू है लेट से। सो ये जो मीन वैल्यू है उस खास रेंज में, ये इस तरीके से आपने ग्राउंड मोशन सेलेक्ट करनी है या मॉडिफाई करनी है कि उस रेंज में जो कि पहले आपको बताई गई है 0.2 टाइम्स से लेके 1.5 टाइम्स तक, ये जो रियल अर्थक्वेक्स का स्पेक्ट्रा है वो कोड के स्पेक्ट्रम के 1.4 टाइम्स से ज़्यादा हो इस रेंज के अंदर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लें तो फिर आपकी ये ग्राउंड मोशंस लेजिटिमेट होंगी इस्तेमाल करने के लिए रिस्पॉन्स हिस्ट्री एनालिसिस के अंदर, या जिसको टाइम हिस्ट्री एनालिसिस भी कहते हैं, लीनियर या नॉन लीनियर दोनों केस में। तो ये ग्राउंड मोशन स्केलिंग या मॉडिफिकेशन की गाइडलाइन आपने फॉलो करनी है। जो आपने ग्राउंड मोशंस डाउनलोड कर लेनी है किसी स्पेक्ट्रम ग्राउंड मोशन डेटाबेस से, वो फिर आपने उनके स्पेक्ट्रम प्लॉट करने हैं, उनकी एवरेज लेनी है और फिर उनको इस तरीके से एम्पलीफाई या डी एम्पलीफाई करना है कि ये कंडीशन पूरी हो जाए कि उस खास रेंज के अंदर आपकी जो ग्राउंड मोशंस का स्पेक्ट्रा है वो शुड नॉट बी लेस देन 1.4 टाइम्स द स्पेक्ट्रम कमिंग फ्रॉम द बिल्डिंग कोड। सो इस ग्राउंड मोशन मॉडिफिकेशन के बाद आप इलास्टिक टाइम हिस्ट्री एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बारे में सिर्फ यही एक गाइडलाइन अवेलेबल है। चूंकि ये इलास्टिक एनालिसिस होगा तो लीनियर मॉडल इस्तेमाल करेगा। लीनियर मॉडल इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो सारे जो साइज्मिक डिज़ाइन के कोफिशिएंट्स हैं, मसलन आर फैक्टर, मसलन ओमेगा फैक्टर या और भी जितने फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंस फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस के रिजल्ट्स पर भी एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर आप नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करते हैं, जो कि ज़ाहिर है डिज़ाइन पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा, डिज़ाइन रिव्यू वगैरह के लिए किया जा सकता है, उस सूरत में ये कोई आर फैक्टर या ओमेगा फैक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्सप्लिसिटली आप कंप्यूटर मॉडल के अंदर ही सारे नॉन लीनियर इफेक्ट्स अकाउंट कर रहे हैं। सो उस सूरत में आपको रिस्पॉन्सेस को आर्टिफिशियली इलास्टिक से रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नॉन लीनियर इफेक्ट्स हैं, जो रियल बिहेवियर है स्ट्रक्चर का, वो आपका मॉडल एक्सप्लिसिटली कैप्चर कर सकता है अगर आप नॉन लीनियर मॉडलिंग कर रहे हैं या नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस कर रहे हैं। सो नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस जो है वो सिर्फ डिज़ाइन रिव्यू के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कन्वेंशनल डिज़ाइन में, परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिज़ाइन में तो जाहिर है कि नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस का मेन इस्तेमाल है, लेकिन कन्वेंशनल कोड बेस्ड डिज़ाइन के लिए ELF या RSA या इलास्टिक टाइम हिस्ट्री एनालिसिस ही इस्तेमाल होगा। सो जब नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करेंगे डिज़ाइन रिव्यू के लिए, तो फिर आप ये चीज़ें चेक करेंगे कि आपने जो साइट स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम या ग्राउंड मोशन टाइम हिस्ट्रीज इस्तेमाल की हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं। दूसरे नंबर पर आप प्रिलिमिनरी जो लेटरल रेजिस्टिंग फोर्स रेजिस्टिंग सिस्टम है उसकी एडिक्वेसी चेक करेंगे, उसका ग्लोबल बिहेवियर देखेंगे, स्ट्रक्चरल टाइम पीरियड्स देखेंगे, मोड शेप्स देखेंगे, वो एडिक्वेट हैं या नहीं। और फिर लास्ट स्टेज ये है कि आप जो फाइनल डिटेल डिज़ाइन है वो चेक करेंगे और जो भी उसके साथ सपोर्टिंग एनालिसिस है उसके रिजल्ट्स चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस के रिजल्ट्स के साथ। सो ये तो थी सब डिस्कशन बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा। मुझसे आप मेरे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपकी अटेंशन का शुक्रिया। मैं जल्द ही इंशाल्लाह बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान और प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट के हवाले से पाकिस्तान के कुछ नई वीडियोस भी रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा और उम्मीद है कि वो भी आपकी इंफॉर्मेशन का बाइस होंगी और आपके लिए यूज़फुल होंगी। सो थैंक यू। इंशाल्लाह सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।